नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक के साथ आते हैं। एपिसोड 65 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखेंगे और पहला टॉपिक जो है वह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। अब ये अपने आप में ही इस बार जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, तो इसको जो है आप 3 स्टार डाल लीजिए और इसके संदर्भ में क्या बातें कही गई है सबसे पहले उसको समझते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है, कहा गया है विचार करने के लिए, करते हैं विचार। पूछा गया है कितने कथन सही हैं और कितने कथन, ये ध्यान रखना है बहुत जरूरी, कौन सा और कितने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। 3 स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसको आराम से देख लेते हैं। इसका उद्देश्य, इसका मोटो क्या है इस अधिनियम का? डेटा के संदर्भ में व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करना, प्राइवेसी को लेकर के, और वैध उद्देश्यों के लिए डेटा के उपयोग को सक्षम करना, है ना। अगर आपका जो पर्पस है वो सही है तो फिर डेटा यूज कैसे किया जाए उसको लेकर के बात किया गया। चलिए, इसमें कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शिकायत निपटान के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड, ये ध्यान रखना है, डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। 2 हमारे पास कीवर्ड आ गया। इस अधिनियम में बच्चों के डेटा के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। हो सकता है यहां से पूछे जाए आपको चीजें। अब इसके विषय में, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के विषय में सबसे पहले समझ लीजिए। यहां पर जो कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो डेटा के संदर्भ में व्यक्तियों की जो गोपनीयता है, आज क्या कहते हैं हम लोग कि डेटा इज न्यू फ्यूल बोलते हैं। हम सब जितने मोबाइल पे काम करते हैं, जहां जहां भी सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं, हम अपना डेटा उस पे अपलोड करते हैं, तो वह सुरक्षित रहे ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है और गोपनीय रहे। हम नहीं चाहते कि वह लीक हो, उसका कोई दुरुपयोग करे, मिसयूज करे, तो उसकी रक्षा करना गोपनीयता की। और अगर सही पर्पस है, वैध उद्देश्य है, तो निश्चित तौर पर उसका उपयोग भी किया जाना चाहिए, यह सही है। दूसरा कहता है डेटा संरक्षण बोर्ड को लेकर के, है ना। तो अब आप क्या करते हैं कि ये जो कानून आया है, तो इस कानून का जो पालन कराया जाएगा, तो कानून के पालन कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक तो बोर्ड होना चाहिए। और निश्चित तौर पर डेटा से संबंधित मुद्दा है तो मान के चलिए बहुत सारे शिकायत भी आएंगे, तो एक जो है शिकायत निपटान के लिए व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए डेटा संरक्षण बोर्ड बनाया गया, उसका प्रावधान किया गया। जो बात यहां पर किया गया है तो यह भी सही है। अब सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा कि इस अधिनियम में बच्चों को लेकर के बात, बच्चे कहने का तात्पर्य यहां जो है ना, आप ऐसे कर लीजिए 18 से कम, यानी कि वह जो है वयस्क कभी नहीं हुए हैं, नाबालिग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो 18 वर्ष से कम जो होंगे, उनके व्यक्तिगत डेटा का यदि प्रसंस्करण करना है तो उनके माता पिता या जो उनके केयर टेकर होंगे, अभिभावक होंगे, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, उनका सहमति आवश्यक होगी, और जिससे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकेगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। कितने पूछा गया था? सभी 3 सही है। सी विकल्प के साथ हम सभी को चलना है। आगे बढ़ जाए, फिर से बता देता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिहाज से है, तो सही से तैयार करके जाना है आपको। भारत जैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको 4 स्टार लगाइए, इसीलिए कि चर्चा में रहा है। यूपीएससी कई बार पूछा करती है ना कि अखबारों में चर्चित कोई मुद्दा रहा हो, ये नेचर होता है यूपीएससी का। ये टॉपिक ऐसा ही है ना, चर्चा में रहा है। अब इसको लेकर के सबसे पहले सही है पूछा गया, कौन सा कथन, कितने नहीं है, कौन सा। आगे देखते हैं, कीवर्ड समझते हैं। यह भारतीय भाषाओं के लिए जो इंडियन लैंग्वेज है उसको लेकर के कहा गया है, विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि LLM पहल है। तो पहली चीज है ये, भारतीय भाषाओं और विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषण LLM को लेकर के बात किया गया। देखेंगे शुरुआत वर्ष 2022 क्या इसका था, यह भी देखेंगे। इसका मोटो क्या है, उद्देश्य, भाषा, भाषण एवं कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडल के साथ माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण व नागरिक संपर्क को बढ़ावा देना। ये 3 बातें यहां कहा गया है, पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सबसे पहले भारत जैन के विषय में कुछ बातें समझ लेते हैं। और जब शुरुआत करेंगे तो हमें यह जानना चाहिए सबसे पहले कि भारत जैन की शुरुआत कब किया गया, किस वर्ष में। तो बता दो, यहां लिख देता हूं 2024 में किया गया। मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट इसमें है, देखिए 2022 है ना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा है। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 2024। ये आपको पहली बात ध्यान रखना है। अब अगला यहां पर कहा गया है इंडियन लैंग्वेज को लेकर के, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि जो LLM की बात करते हैं, ये जाहिर सी बात है कि LLM परियोजना है और यहां पर एक जनरेटिव AI पर यह केंद्रित है। जो AI आजकल हम कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इसको लेकर के बात किया गया है। तो यहां पर देखेंगे तो यह स्टेटमेंट भी इसके हिसाब से आपका
सही हो जाएगा। लक्ष्य को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के बातें किया गया है, तो भारतीय भाषाओं के लिए विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल परियोजना होगा, जो कि आपको पहले स्टेटमेंट में के दूसरे भाग में आपसे पूछा गया है। तो यह स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से हमने देख लिया कि वो परफेक्ट है, सही है। अब यहां पर उद्देश्य क्या, उद्देश्य के तहत भाषा को लेकर के बात किया गया है। बहुत सारे जो स्पीशीज होंगे, कंप्यूटर विजन में आधारभूत मॉडल होगा, उस सब के माध्यम से जो सार्वजनिक सेवा वितरण है या नागरिक जो संपर्क है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के भारत जेन में चर्चा किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। पहला और तीसरा सही हुआ, पहला और तीसरा बी में है और दूसरा गलत है, चूंकि 2024 में शुरुआत हुआ, 2022 स्टेटमेंट में है। मामला समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए तीसरे पर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तीसरा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा गाइया नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा की गई? अपने आप में देखेंगे तो यह आपको फैक्चुअल नजर आएगा, लेकिन आपको इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह अभी ही हाल ही में चर्चा में रहा है पिछले एक सप्ताह में, और यूपीएससी एग्जाम के इतने करीब है तो आपसे यह पूछा जा सकता है। 27 मार्च 2025, 27 मार्च 2025 को क्या हुआ यहां पर समझिए, ईएसए का क्या मतलब हुआ? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने कहा कि ये जो अंतरिक्ष वेधशाला मिशन है हम इसको बंद कर देंगे, है ना। तो जवाब तो आपका डी यहां पर आ गया। लेकिन ये करता क्या है? ये मिशन जो है अंतरिक्ष यान आकाशगंगा के सबसे सटीक, जो त्रिआयामी करते हैं ना हम लोग, 3D की जो बात करते हैं, तो 3D मानचित्रण पर केंद्रित था। और इसके लॉन्च तिथि को पूछा जा सकता है, चूंकि समाप्त करने की घोषणा की गई है, तो लॉन्च तिथि जो इसका था वह 19 दिसंबर और 2013 को रखा गया था। यह इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है ना। अब इसके तहत देखेंगे तो इसे तारों एवं अन्य खगोलीय जो पिंड है उसकी स्थिति और उसका जो गति है, जो उसके स्पीड है, उसको सटीक माप के माध्यम से ब्रह्मांड का मानचित्रण करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मोटो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसके साथ जाना है, डी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हरित स्थिति मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको 3 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। पूछा गया है कौन सा कथन जो है वह सही है, और यहां पर 2 स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ध्यान से दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, नहीं तो गलत करने के चांसेस हो सकते हैं। क्या कहा गया? इस पहल की शुरुआत WWF द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी। 2 स्टेटमेंट है यहां पर एक ही में। फैक्ट क्या है? एक तो है WWF, पहली बात तो ये, और दूसरा कहा गया है क्या 2021 में हुआ था। देखेंगे, यह पहल विभिन्न प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति का आकलन प्रदान करती है। क्या हरित स्थिति मूल्यांकन को लेकर के बात किया गया। सबसे पहली बात समझ लीजिए, जो यह मूल्यांकन हरित स्थिति मूल्यांकन है ना, यह WWF द्वारा नहीं, यहां पर जो है उसकी शुरुआत नहीं किया गया। फिर किसके द्वारा किया गया? IUCN, नोट कर लीजिए इसको। IUCN ये पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और दूसरी बात पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब, तो 2021। तो देखिए यह फैक्ट तो सही हो गया, लेकिन यहां पर WWF के वजह से गलत हो गया, IUCN होना चाहिए, यानी कि यह स्टेटमेंट गलत हो गया, पहली बात। अब यहां पर इसका मोटो आपसे पूछा गया है कि यह पहल क्या है। दरअसल ये जो पहल है ना, किसी प्रजाति की संरक्षण स्थिति और उसकी कह सकते हैं कि पुनर्प्राप्ति यानी कि रिकवरी कैसे हो सके, इसके स्तर पर मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने का काम करती है। और यह बताती है कि यदि संरक्षण प्रयास जारी रहता है तो किसी भी प्रजाति की आबादी कुछ हद तक पुनर्जीवित हो सकती है। यह स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, संरक्षण प्रयास जारी रहता है तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वही मात्र सही है। कौन सा कथन सही है? बी के साथ हम जाएंगे, यानी कि केवल 2 जो है वह सही होगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और 5वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। एशियाई शेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको जो है 3 स्टार लगाइए। यह चर्चा में रहा है, कौन सा कथन सही है इसको लेकर के यहां पर बातें की गई है। यह प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है, पहला स्टेटमेंट। कीवर्ड समझ लीजिए, यानी कि लोकेशन को लेकर के बात किया गया है। और जब भी आपसे प्रश्न में ऐसे चीजें रहे कि केवल करके पूछा जाए, है ना, या इंग्लिश में ओनली जैसे रहता है, तो थोड़ा सा ठहर के उस पर ध्यान दीजिएगा। एशियाई शेर को लेकर के बात किया गया है। ओके, आगे चलेंगे। IUCN की रेट लिस्ट में से संकटग्रस्त यानी कि EN की श्रेणी में रखा गया है। 2 स्टेटमेंट यहां पर आपसे दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, जब एशियाई शेर की बात किया जाएगा तो आज की स्थिति में अगर बात करें, वर्तमान स्थिति में, तो यह केवल कहां पर स्थित है?
तो सबसे पहली चीज भारत को लेकर के तो बात किया ही जाएगा, लेकिन भारत में भी स्पेसिफिक पूछा जाएगा यदि स्टेटमेंट में कहा तो ये जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है और ये कहां पर पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में अगर पूछा जाए किस स्टेट में तो गुजरात, और गुजरात में कौन सा जगह है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, वहां पर यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो पहली बात तो ये हो गया, तो भारत को लेकर के पूछा गया तो सही है, गुजरात उसी का हिस्सा है। अब यहां पर एक बात समझिए, पहले की स्थिति, आज मैंने वर्तमान का बताया, पहली स्थिति पूछा जाए तो पश्चिम एशिया में भी इसे देखा जाता था, मध्य एशिया तक यह फैला हुआ था, लेकिन आज की स्थिति में यह केवल भारत तक ही सीमित रह गया है। दूसरी चीज है IUCN की रेड लिस्ट की बात किया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो क्या IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई शेर को जो है इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? बिल्कुल सही है, इंडेंजर्ड में है EN में, तो ये सही हो जाएगा, संकटग्रस्त है। दोनों ही कथन पूछा गया है, कौन सा कथन सही है, दोनों, C 1 और 2 दोनों ही सही है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाएं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? क्या पूछा गया है, कर्नाटक युद्ध, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको चर्चा में रहा है तो आ सकता है, ये पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा है। जवाब आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, मैं जवाब इसका दूंगा नहीं। ठीक है, तो अक्सर आप लोग सही जवाब देते रहते हैं, आज भी आपसे यही उम्मीद की जा रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या सही जवाब होने वाला है। आज के लेक्चर में इतना ही, अपनी तैयारी को और धारदार बनाते रहिए, समय कम है, अब लगातार रिवीजन करते रहिए, वह ज्यादा अब जरूरी हो गया, और अब करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस मारिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।